तो ऑपरेटर जो कि सी लैंग्वेज के अंदर हम पढ़ रहे थे, उसका आज ये दूसरा लेक्चर है, उसको हम डिटेल में आज चेक करेंगे। कई ऑपरेटर्स हैं, उसको हमने पिछली कक्षा में देख लिया था। बाकी के कुछ ऑपरेटर्स हैं, उनको हम आज देखेंगे, वन बाय वन हम चेक करते हैं। तो ये हमारा जो एलिमेंट ऑफ सी है, उसका 2.5 जो सिलेबस में हमारा टॉपिक है, उसके अंडर में हम सारा ये यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये डिफरेंट ऑपरेटर्स थे जो कि आपके सिलेबस में हैं, सी लैंग्वेज में भी हैं, जिसको हमें देखना है। और उसमें से हम लगभग पहले जो 3 हैं उनको देख चुके हैं, और आगे के जो हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, बाकी सारे के सारे ऑपरेटर्स हैं, वो हम आज उनको चेक करेंगे। उससे पहले जो हमने पहले अभी तक देखे हैं उनको बड़ा ही जल्दी क्विक रिव्यू है उनका, हम पिछले जो ऑपरेटर्स हैं उनका कर लेते हैं। जल्दी से हम उनको देख लेंगे कि ऑपरेटर क्या है। एक सिंबल था जो कि मैथमेटिकल या मैनिपुलेशन के लिए, लॉजिकल मैनिपुलेशन के लिए हम उसको काम में लेते थे, ठीक है। उसके बाद में इनका जो कैटेगराइजेशन था, वो कैटेगराइजेशन हमने यूनरी, बाइनरी और टर्नरी के रूप में किया। किस प्रकार से अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से हैं उनको भी हमने डिटेल में चेक कर लिया था, उनको समझ लिया था, एग्जाम्पल से भी देखा था हमने। अर्थमेटिक ऑपरेटर को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी देखा था। उसके पश्चात इंटीजर अर्थमेटिक और फ्लोटिंग पॉइंट जो अर्थमेटिक है उनको भी हमने देखा था। उसके पश्चात हमने रिलेशनल जो ऑपरेटर्स थे उनको भी डिटेल में देखा था, कौन कौन से होते हैं, चारों प्रकार जो इनके हैं उनको भी चेक किया। रिलेशनल ऑपरेटर के बाद में हमने उनको विद एग्जाम्पल्स उनको देखा। लॉजिकल या जो तार्किक ऑपरेटर्स हैं वो कौन कौन से, वो भी देखा। लॉजिकल एंड, उसकी ट्रुथ टेबल, इसी प्रकार से उसको विद एग्जाम्पल देखा। लॉजिकल और क्या है, लॉजिकल और की ट्रुथ टेबल क्या है, कैसे उसको काम में लेते हैं। आज इसमें से कुछ पार्ट हम आगे देखेंगे भी, जब हम देखेंगे कि हमारा ऑपरेटर जब हम काम में लेंगे असाइनमेंट, उसमें भी हम थोड़ा सा देखेंगे आज इनको। लॉजिकल और क्या है, लॉजिकल नॉट क्या है, इसको भी हमने देखा था। इसके पश्चात हमने आज देखना है कि इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट जो ऑपरेटर्स हैं वो क्या होते हैं। तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जैसा कि नाम से ही हमें विदित हो रहा है, इंक्रीमेंट करना, यानी जो पहले की वैल्यू थी उस वैल्यू के अंदर कुछ और जुड़ना, इंक्रीमेंट होना बाय 1 ओनली। इसी प्रकार डिक्रीमेंट यानी एक वैल्यू में उसमें एक वैल्यू कम होना। तो फाइनली ये बेसिकली अगर हम देखें, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो ऑपरेटर है वो एक यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी का क्या मतलब है? यूनरी का बेसिकली मतलब, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, ऑपरेटर जब हम बताते हैं तो यूनरी का मतलब था कि जिसके अंदर ऑपरेंड एक होता है। बाइनरी के अंदर ऑपरेंड 2 होते थे, और टर्नरी या टर्सरी जो ऑपरेटर था उसमें 3 ऑपरेंड्स काम में लेते हैं। तो हमारा ये यूनरी ऑपरेटर है, जो हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है, दोनों के दोनों उसमें एक ही ऑपरेंड काम में लेंगे। अगर हमने मान लो कोई काउंटर लिया, वेरिएबल है ये अगर काउंटर, ठीक है, उसमें प्लस प्लस किया या काउंटर माइनस माइनस से यदि हमने किया, तो ऐसी स्थिति में ऑपरेंड जो है वो फाइनली ऑपरेंड तो एक ही है, ज्यादा नहीं है। प्लस प्लस ये जो ऑपरेटर था वो पहले लग गया या बाद में लग गया। पहले जब लगता है तो हम उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, पहले फिक्स किया गया प्री, और बाद में यदि लगेगा तो हम उसको कहेंगे पोस्ट फिक्स। नाम से एकदम हमें आसानी से समझ में आ जाता है। तो दे आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन लूप्स। लूप हम देखेंगे आगे कि जब हमारे कुछ स्टेटमेंट्स को बार बार हमें काम में लेना होता है, उनको एग्जीक्यूट करवाना होता है, तो हम लूपिंग स्टेटमेंट्स हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उनको काम में लेते हैं। तो ये लूप्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा काम में आएंगे, ठीक है। और इनका जो सिंटैक्स की यदि हम बात करें तो सिंटैक्स में बेसिकली क्या है, जैसे कि यहां पर हमने बताया कि वेरिएबल नेम है, उसके आगे लगा दिया हमने प्लस प्लस, वेरिएबल नेम के पीछे लगा दिया, तो आगे लगाते ही हम उसको क्या बोलते हैं, ये हमारे दोनों प्रकार क्या हो गए, प्रीफिक्स। और यदि उसके बैक में लगाया, पीछे अगर लगाया, तो इसको हम बोलते हैं पोस्ट फिक्स। तो ये प्रीफिक्स या पोस्ट फिक्स। तो इंक्रीमेंट यदि है तो प्लस प्लस सिंबल हम काम में लेते हैं, और डिक्रीमेंट यदि हमें करना होता है तो हम क्या काम में लेते हैं, माइनस माइनस सिंबल। तो प्लस प्लस या माइनस माइनस ये हमारे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो गए। यदि ये पहले लगे तो ये कहलाते हैं प्रीफिक्स, और यदि बाद में लगे तो ये हमें कहलाते हैं, हम इसको कहते हैं पोस्ट फिक्स। आगे चलते हैं हम।
तो जैसा कि अभी पहले भी हमने देखा था वही चीज है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस एड्स द वैल्यू 1 टू द करंट वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड। ऑपरेंड में या किसी वेरिएबल में एक वैल्यू को बढ़ा करके लिखना, एक वैल्यू को घटाना, वो हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमने देख लिया था। आगे चलते हैं, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स की हमने बात की। तो प्रीफिक्स क्या है? ऑपरेटर फर्स्ट एड्स 1 टू द ऑपरेंड एंड देन रिजल्ट इज असाइन्ड टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट। तो प्रीफिक्स पहले लगाना, उसके साथ में एक महत्वपूर्ण चीज और यहां पे जो हमने देखी, सबसे पहले ऐड करना और उसके बाद में उसको असाइनमेंट करना। तो पहले एडिशन और उसके बाद में असाइनमेंट, जबकि रिवर्स होता है पोस्टफिक्स के अंदर। ठीक है, उसमें क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर ये प्रीफिक्स ऐड 1 का मतलब कब है, यदि हमारा प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो अगर प्रीफिक्स में लगा है। अगर यही हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता तो उसमें हम कहते हैं सबट्रैक्ट 1, तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऑन द अदर हैंड अगर पोस्टफिक्स होता तो पोस्टफिक्स के केस में क्या है कि सबसे पहले हम उसको वैल्यू को असाइनमेंट पहले होता और उसके बाद में एडिशन जो है वैल्यू 1 का वो बाद में होता। पोस्ट में क्यों, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है तो डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट वो बाद में होगा, पोस्ट होगा, और पहले क्या होगा, असाइनमेंट होगा। तो ये हमें ध्यान में रखना है, पोस्टफिक्स ऑपरेटर क्या है, प्रीफिक्स क्या है। तो इस प्रकार से ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के 4 कॉम्बिनेशन बने, जो कि हमने पिछली स्लाइड में भी देखे थे। प्लस प्लस वेरिएबल नेम प्लस प्लस यानी प्रीफिक्स हमारा ये हुआ इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और लास्ट जो हमारा चौथा था वो हमारा था पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। देखते हैं आगे हम, ये हमने एक एग्जांपल लिया, यदि कोई वेरिएबल सी लैंग्वेज में, और ये हमारा बेसिकली हम यहां पर भी जो देखेंगे वो एक एल्गोरिथमिक रूप में देखेंगे, किसी भी भाषा के लिए जो कि काम में आने वाली जो तरीका है उसमें हम इसको बात करेंगे। ठीक है, तो m बराबर 5 और सेमीकोलन, यानी हमने एक वेरिएबल ले रखा है, किस टाइप का है ये कुछ नहीं बताया है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि हम जनरलाइज वे में इसको देख रहे हैं। अगर एक वेरिएबल है और उसमें वैल्यू हमने सबसे पहले असाइन कर दी है 5, बाद में हम करते हैं y इक्वल टू प्लस प्लस m, यानी प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमने लगा दिया है कि m की जो भी वैल्यू थी, और m की वैल्यू क्या थी, ये 5 वैल्यू थी, वो 5 वैल्यू में प्लस प्लस m पहले यानी एक इंक्रीमेंट होगा, यानी 5 से हो जाएगी 6, और वो जो 6 वैल्यू है वो असाइन किसको हो जाएगी, y को। तो इसलिए हम कह रहे हैं इन दिस केस द वैल्यू ऑफ y एंड m, क्यों, क्योंकि m की वैल्यू तो हो ही गई, 5 से एक बढ़ी गई हाथों हाथ, तो वो हो गई 6, और असाइन भी क्या होगी y को, वो भी होगी 6, इसलिए हम कह रहे हैं कि दोनों की वैल्यू होगी वो क्या होगी 6। जबकि यही अगर पोस्ट फिक्स नोटेशन में हो, पोस्ट फिक्स में अगर हो, तो हमने ये कहा कि असाइनमेंट होगा वो होगा पहले, प्लस प्लस पोस्ट फिक्स का मतलब यही है, ये लास्ट में अगर हमें लगा है यानी इंक्रीमेंट, तो हमें क्या करना है, वो बाद में करना है, असाइनमेंट पहले करना है। यानी m की वैल्यू जो कि है 5, वो सबसे पहले y में चली जाएगी, तो y की वैल्यू तो हो जाएगी 5, और उसके बाद में m है वो इंक्रीमेंट होगा, एक वैल्यू बढ़ेगी, यानी m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी 6। इसीलिए हमने कहा देन द वैल्यू ऑफ m विल बी 5 एंड दैट ऑफ m विल बी 6। तो ये इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में इंक्रीमेंट ऑपरेटर काम में आता है, उसको प्रयोग में हम लेते हैं। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल दिया है, यदि x की वैल्यू 4 हो और y इक्वल टू प्लस प्लस x की जो भी वैल्यू उसमें पहले ही इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी y की वैल्यू अब कितनी हो गई, 5 हो गई। यहां पर प्रिंट x प्रिंट y, प्रिंट f नहीं लिखा है, सिंपल प्रिंट x, एल्गोरिथमिक वे में हम इसको देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो x की वैल्यू तो 4 थी इनिशियली, लेकिन प्लस प्लस x आते ही, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर होते ही वो डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, x की 5 हो जाएगी, और y की भी इसी प्रकार से 5 हो जाएगी, जैसा कि पहले भी हमने देखा, वही लगभग एग्जांपल यहां पे था। इसी प्रकार पोस्ट फिक्स के अंदर क्या रहेगा, असाइनमेंट पहले हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 3 रह जाएगी, ये x की जो 3 वैल्यू है पहले उसको असाइन हो जाएगी y को, यानी y की वैल्यू क्या रहेगी, 3 रहेगी, और उसके बाद में x की वैल्यू एक इंक्रीमेंट भी हो जाएगी, 3 से बढ़कर के 1, यानी वो वैल्यू हो जाएगी 4। इसीलिए आउटपुट क्या आएगा, 4 और 3, क्यों, क्योंकि पहले प्रिंट हमने x को किया है जिसकी वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 3 है।
तो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स ये हमने इस प्रकार से देख रहे हैं, यहाँ पर ऑपरेटर किस प्रकार से काम में लेते हैं, वही हमारा तरीका है। अगर आप ऑनलाइन है देख सकते हैं तो एक बार इसको सॉल्व करके देखें, बड़ा आसान सा है। इसमें x की वैल्यू 3 दी है, माइनस माइनस x करते ही प्रीफिक्स में डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो हमारी ये जो वैल्यू है वो x में कितनी आएगी, y में कितनी आएगी, आप एक बार इसको सॉल्व करके देख लें तुरंत। तो इस प्रकार से हम आगे चलते हैं। अब 2 और 2 ही वैल्यू इनकी रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं, इसी प्रकार इंक्रीमेंट हमारा, अगर लास्ट इसका एग्जांपल है x बराबर 3 है, y इक्वल टू x माइनस माइनस, एक माइनस मिसिंग है इस पे, तो x माइनस माइनस यानी असाइनमेंट पहले होगा, x की वैल्यू जो 3 थी y में पहले चली जाएगी और बाद में एक वैल्यू और कम होएगी, यानी x की वैल्यू है वो बाद में एक और कम होकर के वो हो जाएगी 3 से घट करके 2, तो ये x की वैल्यू तो 2 रह गई और y की वैल्यू क्या रहेगी 3। तो ये चेक कर लेते हैं यहाँ पर, तो यही 2 और 3 इनके आउटपुट है, वो इस प्रकार से हमारे सामने होंगे, हमारे पास होंगे। चलते हैं आगे। तो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर विद एग्जांपल हमने देखा। अब इसी प्रकार से यदि हम बात करें कि हमारा जो ऑपरेटर है, टर्शरी जो ऑपरेटर है, कंडीशनल जो ऑपरेटर है, जिसको हम डिनोट कैसे करते हैं, क्वेश्चन मार्क और कॉलन से, तो ये किस प्रकार से काम में लेता है उसको हम देख लेते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यूनिरी ऑपरेटर थे, अर्थमेटिक और लॉजिकल जो ऑपरेटर्स देखे वो बाइनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में हमने उनको शामिल किया था। ये जो ऑपरेटर है कंडीशनल ऑपरेटर, इसमें 3 ऑपरेंड काम में लेंगे और इसीलिए ये टर्शरी ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, 3 ऑपरेंड होने के कारण। वो 3 ऑपरेंड कहाँ कहाँ होंगे, ये जो पहला है क्वेश्चन मार्क से जो पहले, तो ये पहला तो हमारा यहाँ पर आएगा जो ऑपरेंड है, दूसरा एक्सप्रेशन 1 ये दूसरा ऑपरेंड होगा और एक्सप्रेशन 2 जो है ये हमारा तीसरा ऑपरेंड। तो इन 3 ऑपरेंड के हमेशा होने के कारण ये ऑपरेटर हमारा क्या कहलाता है, एक टर्नरी टर्शरी ऑपरेटर कहलाता है। अब इसकी हम बात करें, ये बेसिकली यूज कहां पर आता है, इफ जो एल्स जो हमारा एक स्टेटमेंट होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, उसको आसान तरीके से समझने के लिए एक और फैसिलिटी दी गई है सी लैंग्वेज में, जो कि टर्शरी ऑपरेटर के रूप में होती है। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स इसी प्रकार से है कि सबसे पहले कोई ना कोई कंडीशन आएगी। इफ और एल्स में भी क्या होता है, सबसे पहले कंडीशन चेक करते हैं हम, यदि वो कंडीशन ट्रू होती है, इफ के अंदर एक कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू वाले पार्ट में जाएगा, अदरवाइज वो एल्स वाले में जाता है। इसी प्रकार इसमें क्या होगा, कंडीशन यदि ट्रू है, ट्रू होने के केस में ये हमारा जो ऑपरेंड है 2 में जो स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वहां पर एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स है तो उस कंडीशन में ये हमारा एक्सप्रेशन जो है 2, यहां पर ऑपरेंड 3 और एक्सप्रेशन जो यहां पे हमने डिनोट किया है 2 से, वहां पर ये एग्जीक्यूशन होने के बाद में असाइनमेंट होगा या जो भी इसमें स्टेटमेंट लिखा वो एग्जीक्यूट होगा। तो सिंटैक्स बेसिकली इसका क्या है, कंडीशन क्वेश्चन मार्क, उसके बाद में एक्सप्रेशन दिया होगा, ट्रू होने की कंडीशन में क्या होना है और फॉल्स होने की स्थिति में क्या होना है। तो कंडीशन का रिजल्ट है वो हमेशा ट्रू या फॉल्स में ही आता है, तो ट्रू होने पर एक्सप्रेशन 1 और फॉल्स होने पर एक्सप्रेशन 2। और यही चीज है वो इफ कंडीशन की जो हम बात कर रहे थे कि यदि इफ, और ये जो कंडीशन है वहां पर इफ के जो स्टेटमेंट्स हैं ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, ट्रू होने पर वो एक्सप्रेशन 1 में जाता है और एल्स होने पर वो एक्सप्रेशन 2 में। तो ये उसके समानार्थी, उसी के इक्विवेलेंट एक इसमें स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट दिया गया है सी लैंग्वेज में, जिसको हम इस्तेमाल ले सकते हैं। तो ये हमारा कंडीशनल ऑपरेटर है। इसको और थोड़ा सा डिटेल में आगे देखते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे हमने बताया, इसको समझाया है कि यदि हम ये माने कि पासिंग मार्क्स हैं वो 36 हैं, तो कौन फेल है कौन पास है, उनको मार्क्स के रूप में हमने उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और यूजर जुड़ रहे हैं, उनको जोड़ लेते हैं पहले। तो इसमें हमने ये देखा कि यदि टोटल है वो 36 से 36 से अगर ज्यादा हो तो उसको ग्रेड दे दी जाए P। अब ये कौन सा इंटीजर लिया है, कैरेक्टर लिया है, फ्लोटिंग पॉइंट लिया है, ये अभी डिटेल नहीं लिया है, इसीलिए हम कह रहे हैं इसको एक
एल्गोरिथमिक वे में हम इसको समझ रहे हैं। तो यदि ग्रेड इक्वल टू उसको p हमने असाइन कर दिया, ठीक है, ग्रेटर देन 36 होने पर वो पास होता है, इसलिए ग्रेड p असाइन कर दिया। यदि उससे कम होता है एल्स की कंडीशन में, तो उसको हमने उसको फेल कर दिया, इसलिए उसको एक करेक्टर हमने स्टोर करवा करके इसमें f कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से कंडीशनल स्टेटमेंट यदि इसी का बनाए, इस इफ एल्स स्टेटमेंट का यदि कंडीशनल स्टेटमेंट बनाए, तो वो क्या होगा, यदि टोटल इज ग्रेटर देन 36, तो ये हमारी जो कंडीशन वाली जो पहला पार्ट था वो कंडीशन वाला पार्ट आ गया है यहां पर। और यदि ट्रू होता है तो ग्रेड इक्वल टू p, और अगर फॉल्स होता है तो ग्रेड इक्वल टू फॉल्स। तो ये जो पार्ट था इफ के इक्विवेलेंट था, वो किस प्रकार से इफ एल्स को हमने कंडीशनल ऑपरेटर में किस प्रकार से लिखेंगे उसको यहां पर अभी देखा है। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, वही एग्जांपल है इफ एल्स स्टेटमेंट में, उसी प्रकार से अब ये जो हमने एल्गोरिथमिक वे में देखा था उसको सी लैंग्वेज में, प्योर सी लैंग्वेज की अगर बात करें तो वहां प्रिंट नहीं होता, प्रिंट एफ काम में लेते हैं। तो उसमें प्रिंट करना है, यदि किसी के मार्क्स 36 से ज्यादा हैं तो प्रिंट एफ करना। तो ये जो हमारा उसमें जो फंक्शन होता है उस फंक्शन के रूप में यहाँ पे बताया है। अंतर केवल क्या है कि एक्चुअल जो सी लैंग्वेज का फंक्शन हमने यहाँ पे काम लिया और उसमें ये ब्रेसिस के अंदर जो आर्ग्यूमेंट था उस प्रिंटफ फंक्शन का वो हमने पास कर दिया, और वो क्या था, पास्ड, और स्लैश है न्यू लाइन कैरेक्टर लिख दिया, स्ट्रिंग को बंद कर दिया, इस फंक्शन का पैरेंथेसिस बंद कर दिया और लाइन टर्मिनेटर कॉलन लगा दिया। तो इसको जो हमने पिछला एग्जाम्पल देखा था उसी को हमने चेक किया कि कैसे सी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करते हैं, और फॉल्स वाली जो कंडीशन है उसमें फेल्ड ऐसे करके हमने उसको बता दिया। चलते हैं आगे। तो हमने अभी तक देखा कि किस प्रकार से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर काम में लेते हैं। साथ में अब हमने नेक्स्ट देखा कि हम किस प्रकार से हमारे जो ऑपरेटर थे, दूसरा जो ऑपरेटर था हमारा यानी कंडीशनल ऑपरेटर्स, उन कंडीशनल ऑपरेटर्स को कैसे काम में लेते हैं उसको देखा। और अब हमारा जो नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है वो है असाइनमेंट जो ऑपरेटर है। असाइनमेंट यानी इक्वल्स टू का जो सिंबल है जो हमारे कीबोर्ड में होता है उसको हम सी लैंग्वेज में एज ए असाइनमेंट ऑपरेटर लेते हैं। नॉर्मल मैथमेटिक्स में तो इक्वलिटी को चेक करने के लिए, जबकि इसमें हम क्या करते हैं, असाइनमेंट, जो राइट ऑपरेंड है राइट साइड में उसकी वैल्यू लेफ्ट साइड में डालने के लिए। बेसिक सिंपल वे में अगर हम देखें तो सिंपल यदि लिखा है x इक्वल टू वाई, तो y की जो भी वैल्यू होगी, जो भी मान होगा वो x नाम के वेरिएबल में डालना है। तो ये जो इक्वल टू ऑपरेटर है ये हमारा क्या है, इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट। यहां की वैल्यू दूसरे में डालना, y की वैल्यू x में डालना, ठीक है। तो अब ये जो हमारे अलग अलग ऑपरेटर्स जो हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स केवल इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू के अलावा भी सी लैंग्वेज में और बहुत सारे जो इसके समकक्ष अलग अलग ऑपरेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। तो पहले जो सिंपल इक्वल टू था, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर असाइंस वैल्यू फ्रॉम राइट साइड ऑपरेंड टू लेफ्ट साइड ऑपरेंड। तो राइट साइड हमारे इस केस में क्या था, y, वो राइट साइड था, और लेफ्ट साइड था क्या हमारा, क्या था, x था। तो y की वैल्यू कहां चली जाएगी, x के अंदर। अब प्लस इक्वल टू क्या है, तो प्लस इक्वल टू क्या है ये भी हम काम में ले सकते हैं। जैसा कि जो थर्ड कॉलम है उसमें एग्जांपल से बताया गया है कि c प्लस ए अगर लिखा हो, c प्लस इक्वल टू ए, इसका मतलब एक्चुअल मतलब क्या होगा, c इक्वल टू सी प्लस ए, यानी जो c के अंदर मान असाइन होगा वो क्या होगा, c का वर्तमान जो मान है, जो वर्तमान वैल्यू है वो, और उसमें जो अभी वर्तमान में a की वैल्यू है वो दोनों का योग होगा, c और a का योग होगा, और ये जो वैल्यू है वो हमारी किस में जाएगी, c के अंदर। तो प्लस इक्वल टू का मतलब क्या है, c प्लस इक्वल टू का मतलब हो गया c इक्वल टू सी प्लस ए, जैसा कि लास्ट में लिखा है, बताया है। इसी प्रकार c माइनस इक्वल टू ए का मतलब क्या होगा, c इक्वल टू सी माइनस ए, c मल्टीप्लाई इक्वल टू ए का मतलब क्या होगा, c इक्वल टू सी मल्टीप्लाई ए। ये जो एस्टरिस्क का जो सिंबल है वो सी लैंग्वेज के अंदर मल्टीप्लीकेशन को बताता है। नॉर्मल हम मैथमेटिक्स में क्या है, एक्स का जो सिंबल है, क्रॉस का जो सिंबल है, उसको मल्टीप्लीकेशन के लिए काम में लेते हैं। सी लैंग्वेज में इसके लिए कीबोर्ड के जो हमारा कैरेक्टर हैं
एस्टरिस्क का आपको इसमें एक सिंबल दिखेगा जो कि न्यूमेरिक जो 8 है उसके साथ में उसको इंटरचेंजेबली काम में लेते हैं शिफ्ट दबा करके। तो वो जो एस्टरिस्क का जो सिंबल है, स्टार का जो सिंबल है, उसके हेल्प से हम मल्टीप्लिकेशन का जो हमारा ऑपरेटर होता है उसको काम में लेकर के भी हम, ये जो असाइनमेंट का ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट, ये सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट, तो इनके कॉम्बिनेशन से हम अलग अलग एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं, कर सकते हैं। इसी प्रकार डिवाइड इक्वल्स टू, कर क्या रहे हैं ये, ऐड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको क्या बोलेंगे, ऐड एंड असाइनमेंट, ऐड भी करना है और असाइनमेंट भी करना है। सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। और उसके बाद में जोड़ेगा भी, और उसके बाद में उसकी जो वैल्यू है c प्लस ए इक्वल टू में क्या किया था, वैल्यू को हमने जोड़ा c की वैल्यू में a की वैल्यू को और फिर असाइनमेंट किया, इसीलिए ऐड एंड उसको असाइनमेंट कहा हमने, एग्जिस्टिंग वैल्यू में ऐड किया कुछ और उसको फिर हमने असाइन किया। तो इसी प्रकार से ये चारों तो हमने एकदम आसानी से देख लिए, इक्वस टू, प्लस इक्वस टू, माइनस इक्वस टू, मल्टीप्लीकेशन इक्वस टू, और ये जो हमारा डिवाइड एंड इक्वस टू, ये ऑपरेंड हो गए। इसी प्रकार एक हमने सी लैंग्वेज में हमने एक और ऑपरेटर हमने देखा था जिसको हमने कहा था कि ये हमारा कहलाता है मॉड्यूलो ऑपरेटर। जो हमारा नॉर्मल जो मैथमेटिक्स है उसमें हम प्रतिशत का जो सिंबल काम में लेते हैं, परसेंटेज का, वो हमारा सी लैंग्वेज में मॉड्यूलो ऑपरेटर के लिए काम में लेते हैं, मॉड्यूलो भी कहते हैं, मॉड्यूलस भी कहते हैं। तो मॉड्यूलस एंड असाइनमेंट ऑपरेटर ये जो है ये भी क्या करेगा, ये रिमाइंडर के लिए, रिमाइंडर ऑपरेटर भी इसको बोलते हैं। तो हमने पिछली क्लास में हालांकि देखा था, तो सिंपल हमने क्या किया इसमें, सिंपल इसमें बेसिक यही था कि अगर 7 मॉड्यूलो अगर 2 है तो इसमें 2 का भाग 7 में 3 बार पूरा पूरा जाएगा और रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1। तो ये 7 मॉड्यूलो 2 का जो रिजल्ट आएगा फाइनली कितना आएगा, 1, ठीक है। तो ये जो हमारी जो रिमाइंडर निकालना है 15 रिमाइंडर 3, तो उसमें 15 के अंदर 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो ये मॉड्यूलो जो है हमारा क्या कहलाता है, मॉड्यूलस या रिमाइंडर निकालने के लिए जो ऑपरेटर है। तो मॉड्यूलो इक्वस टू भी हमारा ये ऑपरेंड, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर काम में ले सकते हैं, और उसकी मान क्या रहेगा, जैसे कि पूर्व में थे उसी प्रकार c इक्वस टू c रिमाइंडर a। तो यहां तक हमने देख लिए। इसके पश्चात हमारे पास में और है, ये हमने अभी तक नहीं देखे थे, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट एंड बिटवाइज जो हमारा एक्सक्लूसिव और है, और बिटवाइज हमारा नॉर्मल और ऑपरेटर है। तो ये ऑपरेटर हमने देखे थे पिछली स्लाइड में भी, आज हमने क्विक रिव्यू में देखे थे। तो उसके लिए हमारा जो कीबोर्ड है उसके ऊपर ये जो सिंबल हैं, लेस देन के जो सिंबल हैं उनको 2 बार लगातार काम में लें। तो सी जो भाषा है, सी कंपाइलर है, उसको लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर की तरह उसको काम में लेते हैं। उसकी जो संक्रियाएं हैं बूलियन अलजेब्रा की, वो उस पर अप्लाई होती है। ग्रेटर देन जो सिंबल है हमारा, ये हमारा क्या करेगा, राइट शिफ्ट करेगा। ये राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट क्या होते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं एक बार। यदि हमारे पास में अगर कोई वैल्यू है 1 1 0 0, ये बाइनरी वैल्यू है, ठीक है। और इस बाइनरी वैल्यू का वास्तविक मान अगर हम निकालें तो 8421 कोड फर्स्ट ईयर में आपने देखा होगा। तो अभी ये जो वैल्यू है इसका मान क्या है, 8 और 4 के ऊपर ये एक एक वैल्यू है, यानी ये अगर डेसिमल में हम बात करें, बाइनरी 2 के हमारे जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसमें ये इक्विवेलेंट टू 12 है ये, ठीक है, जिसको हम इस तरह से डिनोट करते थे। डेसिमल का 12 वो हमारा बाइनरी का 1100, ठीक है। अब हम केवल एक बार बाइनरी की बात करते हैं। तो सिंपल अगर हमारा इस प्रकार से ये कोई संख्या है,
इसमें अगर हम कहते हैं कि लेफ्ट शिफ्ट हो गया, यानी एक एक लेफ्ट में, तो आपके जो ये साइड है इसका लेफ्ट क्या हुआ, इसका लेफ्ट यानी एक और स्थान इधर, और यहां पर ये जो वैल्यू है वहां पर कुछ और ट्रांसफर हो जाएगा, यानी ये जो हमारा जीरो था वो इस स्थान पे चला जाएगा, और यहाँ वाला जीरो उसके आगे, यहाँ का जो 1 है इसके आगे, और यहाँ का 1 एक और इसके आगे, एक एक वैल्यू शिफ्ट होकर के। तो एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 1 0 0 और एक और 0 इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उससे ये जो एक्चुअल जो मान निकलेगा वो क्या हो जाएगा, एक 16, इसकी डबल जो वैल्यू है हर बार इसका डबल, यानी ये 16 और 8 मिलाकर के ये जो वैल्यू निकली हमारी ये हो जाएगी 24 डेसिमल के इक्विवेलेंट। ठीक है, ये किस तरह से आते हैं, ये पूरा का पूरा जो नंबर सिस्टम है उसके अंदर हमने डिटेल में पिछले साल देखा था, उसमें आप देख भी सकते हैं नंबर सिस्टम में कि किस प्रकार से ये मान निकलते हैं। तो लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है अभी जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूं, ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, एक और लेफ्ट की साइड में अगर चेयर समझ लें या बिट समझ लें तो एक एक और ये शिफ्ट हो जाएंगी। तो ये जो अपनी ये जो 1 नंबर लोकेशन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो 4 नंबर बिट पर जो 1 था वो 5 पर शिफ्ट हो जाएगा। इसी प्रकार 3 वाला था वो 4 पर हो जाएगा, जैसा कि यहां पर आपको दिख रहा है 1 2 3 4 नंबर पे, और ये यहां पे ये 5 नंबर पे। और इससे वैल्यू का मान कैसे आया, ये डबल हमने जैसे कहा 8421, या इसका एक और हर बिट की जो उसका प्लेस होल्डर है, उसका जो स्थान है, उस स्थान की एक मान होता है निर्धारित। जैसे हम डेसिमल में क्या करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, उसी प्रकार यूनिट पोजीशन या 10th पोजीशन, 100th पोजीशन जिसे हम कहते हैं, उसी प्रकार बाइनरी के अंदर भी ये मान पहले से निर्धारित होते हैं कि पहली बिट पर जो होगा मैक्सिमम 1 हो सकता है, अगली का 2 हो सकता है, 4 8 16। ठीक है, तो ये हमारा, अब इसमें एक संबंध देखें तो एक बहुत ही रोचक इसमें संबंध है कि ये पहले 12 था और ये अब कितना होगा 24, पहले का डबल हो गया। तो ये तो भी आपको एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है, लेकिन लेफ्ट शिफ्ट के लिए भी ये पहले से तय एक चीज रहती है कि जब भी वैल्यू है जो बाइनरी वैल्यू उसको लेफ्ट शिफ्ट किया जाता है सिंगल टाइम, तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। ठीक है, 2 बार लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो पहले से तो वो 4 गुना हो गई और दूसरी बार से वो फिर 2 गुना हो गई, यानी इसको एक बार और अगर हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो अगली जो वैल्यू आएगी वो हमारी पास क्या आएगी 48। तो ये पहली वाली से तो क्या हो गई 4 गुना हो गई और दूसरी वाली से 2 गुना हो गई। यानी इसको बेसिक सिंपल तरीके से अगर हम देखें तो इतना समझें कि हर एक लेफ्ट शिफ्ट के बाद में वैल्यू क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। और इसका उल्टा क्या होता है राइट शिफ्ट के अंदर। ठीक है, ये अभी हमने क्या किया, ये अगर हमारा इसको हमने कहते हैं लेफ्ट शिफ्ट एक्स, यदि एक्स हमारा था बराबर, एक्स अगर हमारा बराबर था 12 के, तो ये लेफ्ट शिफ्ट एक बार करने के बाद में ये क्या हुआ हमारा 12 की जगह वैल्यू हो गई 24। इसी प्रकार अगर हम करें राइट शिफ्ट एक्स, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो हमारी वैल्यू है 12 की जगह वो हो जाएगी 6, 2 बार अगर उसको कर दें तो वो 6 की जगह हो जाएगी 3। तो ये लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट है, उसमें डिफरेंस होता है जो कि हम कर सकते हैं, करते हैं इसमें। तो ये जो हमारा लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, तो अब ये जो ऑपरेंड इसमें बताया जा रहा है कि सी लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू 2, यानी 2 बार उसको लेफ्ट शिफ्ट करना है और जो फिर मान आएगा वो सी के अंदर वापस असाइन करना है। तो सी इक्वल, ये लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया, सी इक्वल टू सी लेफ्ट शिफ्ट 2, 2 बार उसको लेफ्ट शिफ्ट करना है। अब सी का मान जैसा कि अभी हमने एग्जांपल में देखा, अगर 12 था तो 2 बार लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद में क्या हो जाएगा, 12 से 24 होगा, 24 से 48 हो जाएगा। इसी प्रकार राइट शिफ्ट अगर किया जाएगा तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, 12 से 6 और 6 से 3। तो ये हमारा ये जो ऑपरेटर थे ये हमारे क्या थे, लेफ्ट शिफ्ट एंड असाइनमेंट, राइट शिफ्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसी प्रकार बिट वाइज एंड असाइनमेंट, बिट वाइज एक्सक्लूसिवली और बिट वाइज एक्सक्लूसिवली जो हम एक्सक्लूसिव जो और है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और, एक्स और या नॉर्मल जिसको हम और बोलते हैं, साधारण जो और बोलते हैं, उसकी बात है। सिंबल जो है इसके लिए वो आप ध्यान में रखें, ये जो पाइप का सिंबल है यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कीबोर्ड में, जब आप टाइप करेंगे
तो इस प्रकार से आपको सिंबल दिखाई देगा और ये सिंबल बेसिकली कहाँ पर है, एंटर के ऊपर में आपको सिंबल दिखाई देता है जब आप सी कंपाइलर में अगर इसको टाइप करेंगे। और इसी प्रकार ये जो कैप का जो सिंबल है, कैप का जो ये सिंबल है, ये हमारा सिंबल होता है 6 नंबर की जो न्यूमेरिक की है उसके साथ में, ठीक है, जो कि एक्स और के लिए हमने काम में ले रहे हैं। तो अब ये एंड और एक्स और ये क्या चीज है, ये हमने हालांकि पिछली बार देखे हैं, इसको शॉर्ट में हम जल्दी से देख लेते हैं कि एक्स और जो हमारा है एक्सक्लूसिवली जो और है उसका जो डेफिनेशन उस लॉजिक गेट की क्या कहती हैं कि यदि हमारे ऑड नंबर के अंदर यदि इनपुट हाई है तो आउटपुट क्या होता है, हाई होगा। तो आउटपुट जो हमारी बाइनरी वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंगली ये हम उसको एक्स और को काम में ले सकते हैं। इसी प्रकार हमारा नॉर्मल जो और ऑपरेटर है, यदि एनी इनपुट इज हाई देन आउटपुट वुड बी हाई, ठीक है, तो वो हमारा नॉर्मल और गेट हो गया। और एंड का मतलब इफ ऑल इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट विल बी हाई, ठीक है। तो इस प्रकार से एंड और एक्स और ये सारे काम में ले सकते हैं और वो इक्वस टू के साथ में काम में लेंगे तो वो हमारा इस प्रकार से सी एंड इक्वस टू 2 का मतलब क्या होगा, सी इक्वस टू सी एंड 2। अब सी की वैल्यू क्या है इसके ऊपर ये रिजल्ट निर्भर करेगा। सी की वैल्यू अगर खुद की जो भी है वहां पे उसकी बिट जहां जहां हाई है और 2 के अंदर जो जहां जहां बिट्स हाई हैं उनका जो बिट वाइज है आउटपुट उनका हाई आएगा और अदरवाइज वो 0 आएगा। तो ये हमारा बिट वाइज एंड और एक्स और इस प्रकार से काम में लेते हैं। थोड़ा सा आगे डिटेल में बताया है, इसको चेक करते हैं एक बार। ये ट्रुथ टेबल्स है, हालांकि हमने देखी थी पिछली बार भी। तो पी और क्यू यदि 2 इनपुट्स हम लेते हैं तो उन 2 बिट के जो इनपुट हैं उसके 4 कॉम्बिनेशन हो गए, 0 0 0 1 1 1 और 1 0। नॉर्मली हम 0 1 1 0 और 1 1 लिखते हैं, कोई बात नहीं, चारों कॉम्बिनेशंस आ गए यहां पर। तो यदि एंड ऑपरेटर है इसको हम क्या कहते हैं, एंड। तो एंड के केस में क्या होगा, इफ ऑल इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट विल बी हाई। तो केवल और केवल आप देख सकते हैं यहां पर जब हमारा क्या है, दोनों इनपुट हाई थे तभी ये हाई है, अदरवाइज क्या है, दोनों 0 पर भी 0, 1 0 1 1 पर भी 0, 1 1 और 1 0 पर भी क्या आ गया, 0। इसको हमने पिछली बार ट्रू फॉल्स से भी समझ सकते हैं कि इसको फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू और ट्रू फॉल्स नोटेशन का अंतर है। और बाकी इनपुट के हिसाब से भी, वोल्टेज के हिसाब से भी, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज से भी समझ सकते हैं, या सी लैंग्वेज में हम देखें तो 0 1 के हिसाब से ऐसे भी समझते हैं। तो ये बाकी चीज सारी की सारी वही एक ही चीज है। यही अगर ऑपरेटर की हम बात करें कि हमारा और ऑपरेटर लॉजिकल और ये जो ऑपरेटर है बिट वाइज का मतलब ईच बिट पर वो ऑपरेशन होगा, ठीक है। इंडिविजुअल जो बिट हैं उन बिट पर ऑपरेशन होना, ये बिट ही है यहाँ पे पी और क्यू 2 बिट्स को ही हमने लिया है। तो और ऑपरेटर कहता है कि यदि एक भी इनपुट हाई है तो आउटपुट है वो हाई होगा, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए ये दोनों 0 थे तो ये 0 हैं, यहां पर 1 1 है 0 1 में तो ये भी हाई हो गया, यहां पे तो दोनों ही हैं तो ये हाई होना ही है, और यहां पर भी 1 0 में एक हाई है तो ये भी हाई हो गया। इसी प्रकार P और ये जो कैप्स Q का मान है, यानी ये बेसिकली हमारा एक्सक्लूसिवली और। तो एक्सक्लूसिव और के अंदर ये था कि यदि ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स हाई हैं तो आउटपुट हाई होगा। यहां पर इनपुट केवल 2 ही लिए हमने, 1 और 2। कई बार लॉजिक गेट्स में देखें या मल्टीपल अगर हमारे पास में क्या है कि अगर वेरिएबल्स हो उनमें भी बिटवाइज करना हो तो नंबर ऑफ इनपुट्स के आधार पर भी हम उसको डिसाइड करते हैं। इसलिए कहते हैं कि 2 के ज्यादा भी अगर इनपुट हो, 3 अगर इनपुट हो तो हम ये देखेंगे कि इवन नंबर के अंदर हाई कहां है। सिंपल अगर 2 इनपुट की अगर हम बात करें तो यहां पर ये 0 और 0 0 दोनों 0 हैं तो इवन नंबर के अंदर हाई हो ही नहीं सकता। सॉरी, इसमें हमारा कहते हैं ऑड नंबर में हाई है ही नहीं, ये तो इवन नंबर है और वो भी हाई तो कोई है ही नहीं। 0 और 1 के अंदर एक जो हमारा इनपुट है वो हाई है, 1 है, और एक खुद क्या होता है, हाँ एक तो ऑड होता है। तो यहां पर इसलिए आउटपुट क्या आ गया इसका, हाई। इसी प्रकार 1 1 2 इनपुट हाई हैं लेकिन 2 क्या है, 2 तो अपने आप में इवन संख्या है इसलिए आउटपुट इसका हाई नहीं होगा और इसलिए इसको 0 दिखाया गया है। इसी प्रकार 1 0 में भी वही है, एक इनपुट हाई है तो इसका आउटपुट क्या हो गया, हाई।
तो एक्सक्लूसिवली और, एक्स और जिसको हम कहते हैं, एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है कि ऑड नंबर के अंदर यदि इनपुट हाई है तो आउटपुट हाई होगा, और नॉर्मल और में क्या था, यदि एक भी हाई है तो भी हाई हो जाएगा। तो ये एक्स और में और नॉर्मल और में डिफरेंस रहता है। और ये टिल्ड साइन अपना कीबोर्ड पर होता है, और वास्तव में ये हमारा ऑपरेटर क्या है, लॉजिकल, ये नेगेशन का नॉट का ऑपरेटर है, नॉट। ये हमारा था एक्स और, ठीक है। नेगेशन का नॉट का बेसिकली क्या है, जो भी इनपुट दिया उसका वो क्या कर देगा, उल्टा कर देगा। तो ये हमने P का लिया है, P में दोनों जीरो थे, जीरो जीरो के तो हाई हो गए, और ये 1 1 जो थे उसकी जगह क्या हो जाएंगे, उनके उल्टे लो हो जाएंगे। तो ये हमारा बेसिक, ये बिटवाइज ऑपरेटर हम यहां पे देख रहे हैं। ये बेसिक, सबसे पहले बिट पर क्या ऑपरेशन होता है। अब यदि हम मान लें कि A बराबर 60 हो और B बराबर 13 हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, तो A बराबर जो हमने 60 लिया, तो 60 के हिसाब से ये वही बाइनरी लैंग्वेज हमने पहले एग्जांपल देखा था। तो A की 60 का मान ये है या नहीं, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। 1 2 4 8 16 32, ठीक है। ये 48 और 8 56 और 4 यानी 60। तो ये वैल्यू रियल में बाइनरी के अंदर 60 के इक्विवेलेंट ही है। 60 के अंदर अगर आपको 60 जो है हमारा डेसिमल में अगर दे रखा हो, तो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी लैंग्वेज और इनके कन्वर्जन्स हैं, हमने नंबर सिस्टम में ये देखे हैं। तो ये हमारा A इक्वस टू, ये फाइनली एक तरह से क्या है, बाइनरी के अंदर हमने A को लिखा है, जो 60 था डेसिमल में उसको बाइनरी में लिख लिया है। इसी प्रकार B जो 13 है, 13 को बाइनरी के अंदर 1101 इस प्रकार से लिखते हैं, ये लिख दिया है हमने। अब इसके अंदर कोई ऑपरेशन करना हो A एंड B, तो बिट वाइज का मतलब इंडिविजुअल बिट पर ऑपरेशन होना है। तो एंड में हमने क्या देखा, यदि दोनों इनपुट हाई हैं तो आउटपुट हाई होगा, यानी 0 और 1 नहीं, इसमें दोनों हाई नहीं है, 0 0 में भी हाई नहीं है, 1 1 हाँ इसमें हाई है, तो ये 1 हो गया, ये 0 और ये 0। इसी प्रकार अगला भी 1 1 है, ये भी 1 हो जाएगा, इसमें भी 1 0 1 1 1 0 फिर 0 0 0 0, यानी ये चारों के चारों लो ही रहेंगे। तो A एंड B का रिजल्ट क्या आएगा, ये हमारा 4 बार 0 फिर 1 1 और 0 0, तो यही हमारा यहां पर भी आउटपुट आ रहा है। इसी प्रकार हमारा हम बात करें नॉर्मल और ऑपरेशन की, यानी एनी इनपुट इज हाई तो आउटपुट विल बी हाई। तो यहाँ पे एक हाई है 0 1 में, तो 1 आ जाएगा, इसमें दोनों 0 हैं इसलिए 0 हो जाएगा। 1 1 में ये दोनों में 1 आ ही रहे हैं, यहाँ पे भी 1 1 आ रहे हैं, यहाँ पे दोनों 0 हैं तो ये 0। तो ये हमारा A और का A और B, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 0 4 बार 1 और 0, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर ये और ऑपरेटर का। इसी प्रकार एक्स और का और नेगेशन का भी अपन इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पे ये चारों उसके जो मान क्या आएंगे अगर A और B की वैल्यू 60 और 13 इस प्रकार से दी गई हो। तो चलते हैं आगे, हम देखते हैं इन ऑपरेटर्स को। ये जो बिट वाइज जो ऑपरेटर थे, पहले असाइनमेंट ऑपरेटर में हमने इनको देखा, और अब नॉर्मली जो बिट वाइज था वो नॉर्मल बिट वाइज एंड क्या था, बाइनरी एंड ऑपरेशन इंडिविजुअल बिट पर परफॉर्म होता है। ये जो हमने चारों के चारों ऑपरेशंस हैं अभी पीछे करके हमने देखे हैं, तो वही ऑपरेटर्स उन्हीं को डिटेल में यहाँ पे समझाए गए हैं। इसको हम जल्दी से निकाल लेते हैं। तो बाइनरी एंड ऑपरेशन के लिए, बाइनरी और के लिए, जो पाइप सिंबल के लिए, ये जो हमारा कैप का जो सिंबल है वो बाइनरी एक्स और ऑपरेशन के लिए। इसी प्रकार जो टिल्डा साइन है वो वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए। वंस कॉम्प्लीमेंट अभी तक नहीं आया था हमारा, तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है, जो वैल्यू दे रखी है उसका 1 की जगह 0 करना, 0 की जगह 1 करना, ठीक है। तो वो हमने जिसको एक नेगेशन भी कहा था, लॉजिकल नॉट होता है उसमें तो नेगेटिव हो जाता है यार। वंस कॉम्प्लीमेंट इंडिविजुअल बिट पर जब परफॉर्म करते हैं तो ये हमारा क्या है, उसको हम कहते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट, 1 का 0 और 0 का 1 करना। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये जो वैल्यू है, बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर है, इनको भी हमने डिटेल में देख लिया था। जो 60 की अगर इंडिविजुअल A की वैल्यू जो हमने 60 ली थी, तो 2 बार लेफ्ट साइड करने के बाद में 60 से क्या हो गया 120, और 120 का डबल क्या हो गया 240। तो वही रिजल्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें।
और उसको बाइनरी में क्या कहते हैं, वो बाइनरी में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हमें अभी ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार अगर 60 था, 2 बार हम उसका अगर राइट शिफ्ट करेंगे तो 60 से कितना हो जाएगा 30, और 30 से कितना हो जाएगा 15, तो वही रिजल्ट यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। तो 3 हमारा अभी तक के टॉपिक हो चुके थे। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हमने देखे, उसके बाद में हमने कंडीशनल जो ऑपरेटर था उसको देखा, टर्सरी ऑपरेटर जो था, उसके पश्चात हमने बिटवाइज जो ऑपरेटर्स थे सी लैंग्वेज के उनको देखा, और अब एक और हमारे पास में ऑपरेटर है साइज ऑफ ऑपरेटर। हालांकि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये साइज बताने के लिए काम में लिया जाता है। और साइज किस किस काम चेक कर सकते हैं, वो हो सकता है कि कोई वेरिएबल हो सकता है कि कोई कांस्टेंट हो, और हो सकता है कि हम डायरेक्टली एक हम डेटा टाइप ही उसको दे दें और पूछ लें सी के कंपाइलर से कि भाई इसका साइज क्या है, तो एक डायरेक्ट डेटा टाइप भी हो सकता है। और ये बेसिकली क्या है, कंपाइल टाइम ये वैल्यूज देता है ये। ठीक है, तो ये हमें दिस इज ए कंपाइल टाइम ऑपरेटर, इसीलिए यहाँ पर ये बताया गया है, दर्शाया गया है। तो सिंटैक्स क्या है, साइज ऑफ, ये हम नाम लिखेंगे, सी लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है ही, तो इसी प्रकार से साइज ऑफ इसी प्रकार से ही लिखना है, एस बड़ा छोटा ऐसा कुछ भी नहीं, ये एस छोटा ही होगा, और बाकी भी इंडिविजुअल कैरेक्टर्स इसी प्रकार से हमें लिखने हैं। और जो हमारा जो ब्रेसिस है उसके अंदर हमें जो ये जो फंक्शन की तरह है, इस फंक्शन के अंदर ये ऑपरेंड सप्लाई करना है। एग्जांपल देख लेते हैं, अगर इंट रिजल्ट है और उसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमने इनिशियल जो वैल्यू है 0 अगर दे रखी है, रिजल्ट नाम का एक तरह से ये क्या हो गया, वेरिएबल इंटीजर टाइप का, तो रिजल्ट इक्वल टू हम साइज ऑफ इंट, डायरेक्ट हमने ये क्या दे दिया, वेरिएबल, ये भी वेरिएबल सॉरी डेटा टाइप, दोनों डेटा टाइप दे दिए, ये भी हमने क्या दे दिया, डेटा टाइप दे दिया, और ये करेक्टर भी क्या दे दिया, डेटा टाइप। तो ये चारों के चारों तो क्या है, हमारे चारों के चारों डेटा टाइप्स आ गए। इसी प्रकार से हम डायरेक्ट कोई कांस्टेंट भी दे सकते हैं, क्या ये 56.79 लिटरल है, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, डायरेक्ट यही वैल्यू है, तो वो भी हमारा क्या हो सकता है, डायरेक्ट जो कांस्टेंट था वो डायरेक्ट कांस्टेंट भी दे सकते हैं, डायरेक्ट कोई वेरिएबल भी दे सकते हैं। तो डायरेक्ट वेरिएबल है उसको भी हमने यहां पर देखा कि ये जो वेरिएबल है, ये डायरेक्ट रिजल्ट जो है डायरेक्ट एक वेरिएबल था, तो वेरिएबल, डेटा टाइप या कांस्टेंट कुछ भी हम देंगे डायरेक्ट, वो उसका रिजल्ट है वो साइज ऑफ ऑपरेटर है वो देता है। तो ये बहुत काम में आने वाला ऑपरेटर है, कई बार इसको काम में लिया जाता है। नेक्स्ट ऑपरेटर चेक करते हैं हम, कॉमा ऑपरेटर। ये लास्ट हमारा जो ऑपरेटर है आज का उसको हम देख रहे हैं। द ऑपरेटर वर्क्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ, ये इनकी जो एसोसिएटिविटी है वो लेफ्ट से राइट है। कई जो ऑपरेटर्स हैं उनकी राइट टू लेफ्ट भी एसोसिएटिविटी होती है, तो ये लेफ्ट टू राइट इसकी एसोसिएटिविटी है। और कॉमा से जो सेपरेटेड जो वैल्यूज है, राइट मोस्ट जो एक्सप्रेशन है दैट बिकम्स द ऑपरेंड फॉर दिस ऑपरेटर, सबसे राइट में होगा वही क्या है कि काम में लिया जाएगा इस ऑपरेटर के लिए। जैसा कि एक सिंपल सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम बताया गया है। ठीक है, हमने डिक्लेयर कर दी हमारी जो भी लाइब्रेरीज काम में लेनी है, मुख्य जो फंक्शन है वॉइड मेन को भी डिक्लेयर कर दिया, पैरेंथेसिस से हमने इसको स्टार्ट कर दिया, हमारे फंक्शन का जो स्कोप था उसको, इंट a इक्वल टू बी कॉमा b इक्वल टू 3 कॉमा c इक्वल टू 4 कॉमा x इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये जो कॉमा ऑपरेटर है मल्टीपल टाइम में हम क्या काम में ले रहे हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए भी काम में ले रहे हैं। एक से अधिक इंटीजर तो था, यानी हमारा जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है, और एक से अधिक हमने वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए, कोई बात नहीं। CLR जो क्लियर स्क्रीन जो फंक्शन थे उसको कॉल कर लिया, ताकि जो भी हमारा स्क्रीन का आउटपुट है उसको हम क्लियर कर दें, आउटपुट देखते समय हमारे को अच्छे से आउटपुट दिखाई दे। तो पुराना जो भी आउटपुट है उसको रिमूव करने के लिए CLR फंक्शन को कॉल कर लिया। और अब ये जो हमारा जो हम देखना चाहते हैं यहाँ पर x इक्वल टू a कॉमा b कॉमा c, तो इन a b और c इसमें से फाइनली जो जैसा कि कॉमा ऑपरेटर कह रहे हैं सबसे ये इवैल्यूएट तो होंगे लेफ्ट टू राइट, a b और c। अगर कुछ एक्सप्रेशन होते हैं प्लस प्लस माइनस माइनस तो वो इसी क्रम में इवैल्यूएट होते, लेकिन जो सबसे अंतिम का जो हमारा ये वेरिएबल है असाइनमेंट किसका होगा, सबसे अंतिम वाले का। तो जो c की वैल्यू होगी, x नाम का जो वेरिएबल है उसमें केवल और केवल किसकी वैल्यू जाएगी, c नाम के वेरिएबल है उसकी वैल्यू जाएगी।
तो c की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, c इक्वल टू 4, तो x में जो वैल्यू जाएगी वो कितनी जाएगी, 4 जाएगी। और ये यहाँ पे बताया प्रिंट एफ x इक्वल टू %d स्लैश n। तो %d इंटीजर टाइप की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हमने काम में ले लिया, और स्लैश n न्यू लाइन कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए, और जो x की जो वैल्यू है, और x की वैल्यू हम क्या कह रहे हैं, a b c में से केवल किसकी जाएगी, c की, और c की वैल्यू क्या है 4, तो वो 4 वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा। और ये हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आउटपुट में क्या जाएगा, x इक्वल टू 4 जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो कॉमा ऑपरेटर है उसका एक एग्जाम्पल भी हमने देखा। एक और एग्जाम्पल उसका हम देख लेते हैं। यहाँ पर वेरिएबल, हमने सबसे पहले हमारी लाइब्रेरी को कौन कौन सी लाइब्रेरीज लेनी है, बेसिक जो हमारी हम हमेशा सी लैंग्वेज में लेते हैं उनको डिक्लेयर कर दिया है यहाँ पर। उनको यहाँ पर स्पेसिफाई करने के बाद में मेन फंक्शन पूर्व की भांति ये सारी लाइन्स हमने लिख दी। अब x इक्वल टू c माइनस माइनस c प्लस प्लस और प्लस प्लस a। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि सबसे पहले क्या होगा, ये इवेल्युएट तो लेफ्ट टू राइट ही होना है, वैसे ही होगा, ठीक है। तो c माइनस माइनस c की जो वैल्यू थी वो इक्वल टू 4, तो सबसे पहले c की वैल्यू 4 से हो जाएगी 3, यहाँ तक तो हो जाएगी 3। फिर c प्लस प्लस, वापस c की वैल्यू 3 होने के बाद में वापस हो जाएगी 4। उसके पश्चात प्लस प्लस a के अंदर क्या होगा, जो a की वैल्यू थी, a की वैल्यू भी क्या है 2, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, यानी इसके सबसे पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, a की वैल्यू 2 से होकर के ये क्या हो जाएगा 3। और अब 3, 4, 3 इनमें से कॉमा ऑपरेटर के कारण जो सबसे लास्ट की जो वैल्यू है, यानी जो 3 है, वो हमारी कहां आ जाएगी, ये वाली जो 3 की वैल्यू है, ये वैल्यू हमारी x के अंदर आ जाएगी। अब अगर हम इसका आउटपुट देखें, अगली लाइन में जो है, जो नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है x इक्वल टू %d स्लैश t टैब करेक्टर, यानी कुछ लाइन कुछ स्पेसेस छोड़ने के बाद में प्रिंट होना है, इसलिए फॉर्मेटिंग करने के लिए आउटपुट को और अच्छे से रीडेबल बनाने के लिए हमने स्लैश t को काम में लिया। इंटीजर टाइप की वैल्यू को करने के लिए %d हमने काम में लिया था। उसके बाद में c, तो c की वैल्यू आ जाएगी, और c की वैल्यू क्या है 3, सॉरी %d, और ये हमारी इसमें सबसे पहले वैल्यू क्या आएगी, कॉमा के बाद में x नाम का जो वेरिएबल है, x से वैल्यू कहां जाएगी, इस c में जाएगी। x की वैल्यू जो हमारी %d, ये हमारी किस में जाएगी, ये जाएगी हमारे इंटीजर जो वैल्यू है, x की वैल्यू है वो हमारे %d में जाएगी स्लैश t, और c इक्वल टू ये एज इट इज लिखा हुआ आएगा कि x की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है, आउटपुट को रीडेबल बनाने के लिए। और c इक्वल टू %d, और इस %d में वैल्यू किसकी आएगी, c की वैल्यू आएगी। तो वो c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू हमने लास्ट में बढ़ने के बाद में c की वैल्यू हो चुकी थी 4। तो इसी प्रकार x की वैल्यू तो 3 और c की वैल्यू 4, ये हमारा आउटपुट है वो आएगा। तो ये हमारा यहाँ आज जो लेक्चर था, जो दूसरा भाग था कि विभिन्न ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, वो हमने यहाँ पर देखे हैं। ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस, उससे संबंधित एक वीडियो है, वो अगली कक्षा में हम लेंगे। यहाँ जो वीडियो है इसमें यदि कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे।